प्रधानमंत्री लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहलगाम में वेस्टर्न घाटी में जिस तरीके से आतंकी वारदात हुई, उसके बाद इस समय एक्शन तेज है। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पर कार्रवाई का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मंगलवार को जहां उन्होंने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की, तो वही आज 4 बजे भी बैठक हुई है। सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए और कैबिनेट की जो है अहम बैठक रखी गई। इसके साथ ही पूरी प्लानिंग हुई है, एक रोड मैप की तैयारी की गई है, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से इस पूरे एक तरीके से जो रोड मैप अदिति है उसको लेकर के फिगर आउट किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कैबिनेट की बैठक हो रही है, सरकार की तरफ से पूरी कवायद की जा रही है, सेना प्रमुख जो है वो मौजूद है, उनकी भी मौजूदगी में बैठक हो रही है और फिर आज गृह मंत्री अमित शाह भी रात 8 बजे बैठक करने वाले हैं। आप खुद अदिति ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। सबसे पहले तो आपने जम्मू कश्मीर में क्या बदलते देखा उस आतंकी वारदात के बाद, और आपको क्या लगता है अब किस तरीके से इसे आगे प्रोसेस किया जाएगा? मैं लगातार 3 दिन से इस बात का भी जिक्र कर रही हूँ। जब मैं जम्मू कश्मीर में थी, जम्मू कश्मीर के मैं अलग अलग इलाकों में मौजूद थी शिखा, सबसे पहले हम श्रीनगर पहुंचे तो श्रीनगर में उस दिन अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि 22 तारीख को घटना हुई और मैं 23 तारीख को सुबह पहुंच चुकी थी। अफरा तफरी का माहौल था और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर गुस्सा है, कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर भी उतना ही गुस्सा था। और गुस्सा था आतंकवाद के खिलाफ, गुस्सा था कि उनकी रोजी रोटी पर, जिसे बोलते हैं पेट पर लात मारी गई, गुस्सा था कि वो टूरिस्ट जो आते हैं, हमारा तमाम तरीके का जिस तरीके से हमारे साथ रहते हैं, जैसे मेहमान मेजबान की जो ये दोस्ती होती है, व्यवहार होता है, उसको तोड़ा गया और एक साधारण तरीके से एक अच्छी खुशहाल जिंदगी चल रही थी उस पर। तो मैंने श्रीनगर में देखा वो नाराजगी, वो गुस्सा, और उसके बावजूद भी जो वहां पर टूरिस्ट थे उनको प्यार से रखा जा रहा था, जिससे कि वो जब जाएं तो अच्छी यादों के साथ जाएं और दोबारा आने की प्लानिंग करें। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वहां पर एक सेंटिमेंट बदला, थोड़ा टेंशन भी हुआ। देखिए, एक बात तो तय है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक सब गुस्से में हैं और सब आतंकवाद पर बदला चाहते हैं। खास तौर पे उन 4 से 5 जो लोग थे उनको वो सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग हिस्सों में अलग बात है। कश्मीर के उस पार लोग आतंकवाद पे तो अटैक करना चाहते हैं पर पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठाना चाहते। इस सेंटिमेंट के लिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जो बदलता हुआ सेंटिमेंट है। सरकार चौतरफा कार्रवाई कर रही है। सरकार ने जितने भी जो, जैसे एक वहां पर एक शब्द है ओवरग्राउंड वर्कर, OGW। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो होते हैं जो अपना जीवन व्यापन करते हैं कश्मीर में, चाहे वो पुलगाम में करें, पहलगाम में करें, पुलवामा में करें, चाहे फिर वो उरी में करें, श्रीनगर में करें। ये कनेक्टेड लोग होते हैं, मिलिटेंसी से मदद करते हैं। तो सरकार का पहला प्रहार था ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़कर ये पता करना कि ये कब से चल रही है वारदात और कैसे हुई। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया। अब दरअसल अगर कोई ओवरग्राउंड वर्कर है तो उसके परिवार वालों को उसका आइडिया नहीं है, तो जाहिर तौर पे परिवार वाले नाराज होते हैं। तो सवाल घूम फिर के ये होता है कि अब वहां पर सेंटिमेंट थोड़ा बदला है। वो आतंकवाद पर प्रहार चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एक न्यूट्रल और एक थोड़ा सा झुकाव वाली बात है। क्योंकि क्या इसका जो सीधा ताल्लुकात है वो कारोबार से? उन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो बोलेंगे तो इस तरीके की आतंकी वारदात होगी, और आतंकी वारदात होगी तो जाहिर है टूरिस्ट वहां नहीं आएंगे। क्या ये एक वजह है उसमें से, या फिर कुछ और? देखिए, अगर इस तरह का सेंटिमेंट होता, सही मायने में भारत के टूरिस्ट जा रहे हैं, भारत के साथ सेंटिमेंट होना चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीजें अलग हैं। टूरिस्ट आ रहे हैं, वो ये चाहते हैं, उनकी कमाई 25 लाख से 2.5 करोड़ की संख्या का टूरिस्ट हो जाना, ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा बदलाव है और उससे उनके जीवन में जमीन आसमान की तब्दीली आई। इसलिए वो टूरिस्ट को अपना सराखों पर रखते हैं। लेकिन एक सेंटिमेंट जो कभी नहीं बदला, 370 के बाद भी नहीं बदला। ये बात अलग है कि उन्होंने उस सेंटिमेंट को बैक सीट पर रख दिया है, तिजोरी में बंद कर दिया है, कारपेट के अंदर रख दिया है। लेकिन जब ऐसी वारदातें हुई, जब 9 घरों को विस्फोट किया गया क्योंकि वो मिलिटेंट से रिलेटेड थे, तो उनके परिवार वालों को कहना था कि वो मिलिटेंट है, चला गया है, साल भर से आया नहीं है, उसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन सवाल भारत सरकार का और भारत के नागरिकों का यह है कि गलती तो उन टूरिस्ट की भी नहीं थी कि वो कश्मीर घूमने गए थे, गलती तो उन लोगों की भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में आपको उस पर प्रहार करना होगा। तो ये बात मैं कह रही हूँ कि कश्मीर नाराज है, श्रीनगर चाहता है कि आतंकवाद पर हमला हो, क्योंकि उससे उनकी रोजी रोटी अफेक्ट होती है। और ये कभी सोचा नहीं गया था कि टूरिस्ट पर भी हमला हो सकता है। हमेशा ये होता था कि आर्मी को टारगेट किया जाता है, लेकिन इस बार पैटर्न बदला। और देखिए, दरअसल खोने के लिए भारत के पास है। भारत कभी इस तरह के हमले करता नहीं, भारत तो जवाबी कार्रवाई करता है।
पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, ना वहां बेहतर सरकार है, ना आवाम अच्छी जिंदगी जी रही है। वो तो दिन भर टेरर फैक्ट्री, 5 साल के बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है बंदूक चलाने की उनके अंदर। और देखिए सबसे बड़ी बात है, पुंछ राजौरी इलाके से ही पाकिस्तान अपनी मिलिट्री हायरिंग होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। और टूरिस्ट भी जो उनकी हायरिंग करते हैं वो भी पुंछ, पंजाब बॉर्डर, पुंछ, राजौरी, इस तरह के इलाके से करते हैं। तो आप ये समझिएगा कि जो उनके आतंकी भी। तो सबसे शिखा, ये मैं इसलिए समझ रही हूँ, जो ये हायरिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम बिल्डिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह से आतंकी हायरिंग करते हैं, ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। उसी इलाके से जहां से पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को हायर करती है, तो सेंटिमेंट सेम है। दूसरी बड़ी बात है, वहां पर, यहाँ पर राष्ट्रवाद सिखाया जाता है, वहां पर एंटी इंडिया तरीका सिखाया जाता है। आप आर्मी में आए हैं केवल और केवल इंडिया को टारगेट करने के लिए, और यही बात सिखाई जाती है आतंकवाद। तो कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी। और आपको ये बता दें, 2 तरीके से हायरिंग होती है आतंकवादियों की। पहला, अगर कोई ऐसा आर्मी का आदमी पाकिस्तान का जिसका सेंटिमेंट उग्रवादी टाइप है, या फिर जिसका सेंटिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है भारत को लेकर, तो वो उनको हायर करने की कोशिश करेंगे। आर्मी से बात कर रही हूं मैं। और दूसरी बड़ी बात है, कोई अगर जमीन पर बहुत अच्छा स्किल्ड सैनिक है, उसका भी रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं, और उनका टारगेट क्या होता है? इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, कश्मीर में हिंदू खुशहाल। देखिए, पाकिस्तान का सीधा सीधा था कि इस कश्मीर में हिंदू नहीं आएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे, उनकी लड़ाई तो लैंड की है, धर्म की लड़ाई के साथ साथ लैंड की भी लड़ाई है। वो चाहते थे पहले तो कश्मीरी पंडितों को हटाया जाए, फिर वो चाहते हैं कि जो हिंदू है वो भी जाएं, हिंदू आए ना। अब जब वो ये देख रहे थे कि हिंदू आने लगे हैं, खुशहाल हैं या रह रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते थे। अच्छा अदिति, मैं एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए तो मैं वहाँ पर खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, और जब मैं वहाँ गई तो मैंने एक सेंटिमेंट देखा कि लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, केंद्र सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल रहे, लेकिन एक तरीके से उन्हें अपना मुख्यमंत्री चाहिए था। अब अगर अब्दुल्ला फैमिली को हम देखते हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि भाई पूर्ण राज्य की मांग हम कर रहे थे, लेकिन आज हम किस मुंह से पूर्ण राज्य की मांग करें? तो क्या ये आतंकी वारदात और इसके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं पहले से ही केंद्र सरकार जानती थी कि अभी भी 370 हटने के बाद वहां पर खुशहाली बहाल जरूर हुई है, टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन संभल करके चलना पड़ेगा? क्या यही वजह है कि अब्दुल्ला फैमिली ने बैक सीट लिया है? देखिए, पहली बात तो वहां के लोग मुख्यमंत्री तो अपना चाहते थे, अलग बात है, लेकिन जो रियल सेंटिमेंट है, वहां के लोग प्रधानमंत्री अपना चाहते हैं। वो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना भारत, वो अपना देश चाहते हैं। 370 के बाद ये बदलाव आया, लोगों के हर घर में एक व्यक्ति ऐसा था जिसको पत्थर पकड़ाया जाता था, जो बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो कमाई उनकी पत्थरबाजी से आती थी, वो कमाई उनको भारत सरकार ने उनको मुहैया कराई, टूरिज्म के नाम पर, इंडस्ट्रीज के नाम पर, अलग अलग खेती बाड़ी तमाम चीजों के नाम पर वो मुहैया कराई, उनको बिजी करा। जो फ्री थे उनको बिजी किया गया, उनको कमाने का रोजगार दिया, शांति दी गई। और आपको मैं बताऊं, जो नई जनरेशन है वो नहीं चाहती है ये सब। तो अब बात आपने कही कि सरकार की, वो कितना ही सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे इलाकों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट भी उड़ाया, उसको भी हरा दिया। इसका मतलब उनको एनसी की या पीडीपी की सरकार लानी थी। पीडीपी कहीं ना कहीं माना जाता कि बीजेपी की बी टीम है, इसलिए उसको सत्ता से बाहर रखा। एनसी की आ गई सरकार, लेकिन केंद्र सरकार ये जानती थी कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वहां एक और बहुत खास बात समझनी जरूरी है। एक बार फिर कश्मीर की जो कश्मीरियत को सलाम, लेकिन फिर भी अगर 2 चीजें बदलनी है वहां पर, तो एक टीचर और दूसरा पुलिसकर्मी। या तो ये इनका थॉट प्रोसेस बदलना होगा या इनको बदलना होगा। वहां पर जो स्कूलों में पढ़ाई कराई जा रही है, वो कहीं ना कहीं या तो एक अलग तरीके की पढ़ाई है, जिसमें आप पाकिस्तान झुकाव की तरफ पढ़ाई होती है, या फिर आप समझेंगे कि मैं कई चीजें नहीं है इस तरह से बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात है वहां की पुलिस और आर्मी के बीच में जब चुनाव हुए, तब भी ना सिर्फ घरों में, हर घर में एक आर्मी डिप्लॉय की गई, जबकि वहां पर हर पुलिस के ऊपर एक आर्मी मैन डिप्लॉय किया गया कि शांति से चुनाव हो। तो अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता, तो जो इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ है वो और ज्यादा प्रबल तरीके से होती, क्योंकि लोकल सरकारों को ब्लैकमेल करना ज्यादा आसान होता है। जी, जाहिर सी बात है। और देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में सेंटिमेंट्स इस समय अदिति बदल रहे हैं, ये हम सब ने महसूस भी किया इस आतंकी वारदात से पहले।
हमने देखा है कि कश्मीर में हमेशा जो पर्यटक पहुंचते थे उनका स्वागत होता था, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जिसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली कहीं और है नहीं हमारे देश में, सीधे तौर पे अगर बोले। लेकिन जिस तरीके से रेल प्रोजेक्ट से सब यादें आ रहे थे, क्योंकि मैं और आप पहले भी डिस्कस इस बात को कर रहे थे, रेल प्रोजेक्ट्स हो गए, तहबुर राणा का अमेरिका से भारत आना, और जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ कनेक्शन है? क्योंकि आसिम मुनीर पाकिस्तान में बैठ करके साफ तौर पर वो व्यक्ति ये कहता है कि भाई हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आसिम मुनीर की पूरी पृष्ठभूमि देखें तो अब तक भारत में जितने आतंकी हमले हुए हैं, सीधा आसिम मुनीर का कनेक्ट रहा है। अदिति, पाकिस्तान में कोई सरकार है नहीं, पाकिस्तान इज आर्मी थॉट प्रोसेस ड्रिवन कंट्री। आसिम मुनीर आर्मी हेड हैं। आसिम मुनीर ने साफ साफ ये कहा, व्हाट क्लैरिटी ही हैज, उसने कहा कि हमारी लड़ाई हिंदू के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, और वही नजर आया 4 दिन बाद, कहने के 4 दिन बाद यही नजर आया। तो अब देखिए पाकिस्तान को तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। प्रॉब्लम ये है कि, और ये सब जो हो रहा है, भारत तो नुकसान इसलिए है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, वो ट्रेड व्यापार हर तरीके से करना चाहता है हर देश के साथ। ये जितने भी हमने रोक लगाए हैं, चाहे हमारे जो पाकिस्तान नेशनल्स का आना जाना, भारतीय नेशनल्स, या हमने अटारी बॉर्डर, या हम यूं कहें कि सारे सब जगह जो LOC वगैरह पे रोक है, इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, भारत का हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ ट्रेड का, अफगानिस्तान का हो रहा है, चाइना का हो रहा है, इसीलिए पूरे विश्व लिहाज से इस पे नजर है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आर्मी सबसे पहले तो ये चाहती है कि वो विस्तारवाद करे। चाइना से वो यही सीख रहे हैं और पहले से ही सीखते हैं, 1947 से उनको अभी जमीन की लड़ाई है, वो POK नहीं देना चाहते। खुद यहाँ के कश्मीरी भी नहीं चाहते कि POK हो, क्योंकि वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। तो वो भड़काऊ वाली चीज है। आतंकवाद हैंड एंड हैंड साथ चल रहा है। तस्वीरें बाहर आई हैं कि वो वहां जाते हैं मिलिट्री कैंप्स में और आतंकवादी जाते हैं, गले मिलते हैं, स्वागत होता है, आगे की प्लानिंग चर्चा होती है। तो आसिम मुनीर की क्लैरिटी साफ है कि हमारी लड़ाई एंटी हिंदू है, उस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। सवाल ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो बाकी कंट्रीज हैं, वो क्या पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होना चाहती हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ के, क्योंकि इससे सबका ट्रेड अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में आगे की, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के बैकडोर की बैठकें, फ्रंट डोर की बैठकें, बैकडोर चिट्ठियां, बैकडोर फोन कॉल्स, विदेश सचिव की बात, विदेश मंत्री की बात, की तमाम चीजें अलग अलग, यानी वाकई में देश की सरकार हर मोर्चे पर तैयार खड़ी हो रही है, जिससे कि जब वो अटैक करे या एक्शन ले, उस समय इंटरनेशनल स्तर पर, घर के स्तर पर, 140 करोड़ लोगों के स्तर पर, मैसेजिंग के स्तर पर, हर तरह से भारत अपने आप को जिसे बोलते हैं पेटी बांधकर, सीट बेल्ट बांधकर तैयारी आगे। और यही सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि फासन योर सीट बेल्ट, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसका दंश पाकिस्तान भुगतने वाला है। अदिति, आप LOC के अगल बगल के एरियाज में पहुंची, आप उरी पहुंची, आप पहलगाम में मौजूद ही थी, वेस्टर्न घाटी में आपकी मौजूदगी थी, वहां पर किस तरीके के चेंजेस आपने महसूस किए? और चूंकि उरी तो खास तौर पर मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के एरिया का वो रीजन है जहां लोग हमेशा ही दहशत में रहते हैं, हमेशा सीजफायर का अगर उल्लंघन होता है तो यहाँ के लोग सबसे पहले उसका शिकार होते हैं, यहाँ जो घाटी के रहने वाले लोग हैं। वहाँ क्या बदलाव महसूस हुआ और क्या सेंटिमेंट उन लोगों के बीच है जो स्थानीय है वहाँ के? आयरनी है, एयरपोर्ट पे पहुंची तो लिखा था पैराडाइज ऑन द अर्थ, और उसके बाद वो स्वर्ग मैंने अपनी आंखों से देखा, और ये स्वर्ग हमेशा आतंकवाद के तंज में फंसा रहा है इस तरह की स्थिति के। देखिए, मैं साउथ कश्मीर भी गई जहां असल ये मसला हुआ इस बार, पहलगाम, और उससे पहलगाम जब जाते हैं तो पुलवामा आता है। मैं उस मौके पर खड़े होकर मैंने भारत 24 के दर्शकों को लाइव दिखाया कि वही जगह थी जहां पे आज से 5 साल पहले अटैक हुआ था। चौड़ी सड़क है, श्रीनगर से लगभग 20 मिनट बाद आप ड्राइव करेंगे तो वो जगह आती है। मेरी कोई चेकिंग नहीं हुई, और मैंने वो देखा डिवाइडर पे कैसे बीच से गाड़ी आ गई, और वो आज भी उसी स्थिति में है। आज भी अगर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू हो तो कोई और गाड़ी रॉन्ग साइड आके बम्प इन कर सकती है, आज भी वैसी स्थिति है। फिर मैं नॉर्थ में भी गई, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मैं उरी के तरफ गई। उरी से पहले और भी बहुत सारे रास्ते में इलाके आते हैं, पर जब मैं उरी पहुंची, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोग बाय डिफॉल्ट ये तैयार रहते हैं कि कभी भी शेलिंग होगी। उन्होंने 3 साल पहले तक मैंने शेलिंग के वो सुराख घरों में देखे हैं। मैंने जो बम्पर्स हैं, जो शेल्टर होम्स हैं, वहाँ पे लोगों के लिए अनाज और वो सब देखा कि अब लोग तैयार हैं। जैसे कि हम ऑफिस जाने के लिए पर्स उठाते हैं और निकल जाते हैं, ठीक वैसे ही वो तैयार हैं कि बस ये बोरा उठाना है और निकल जाना है। बच्चे रेडी हैं कि स्कूल बंद होने वाले हैं और हम बंकर्स में रहेंगे। दूसरी बात है कि देखिए वहाँ के लोग तो मेंटली तैयार हैं, उनको पसंद आता ही नहीं आता, उनकी वे ऑफ लाइफ हो चुका है। वो बहुत आसानी से,
श्रीनगर के लोग ये कह रहे हैं कि ये सब तो चलता रहता है, काम तो करना है, एक दिन कश्मीर बंद रहेगा, हम तो पहले बहुत कर्फ्यूज में रह चुके हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात शिखा ये है कि वहां पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट, कॉन्वॉयज का आना जाना 10x बढ़ गया है। इसलिए इसमें डिनायल ही नहीं है कि हम अपने LOC पर कितना तैयार हैं। वहां पर कम से कम मैं आपको बताऊं तो 23 किलोमीटर पहले मुझे रोक दिया गया था, जहां पर बॉर्डर था उससे 23 किलोमीटर पहले रोक दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकती हैं। तो पूरी तैयारी है और उरी के लोग इसलिए तैयार हैं कि ये तो होता ही है, 3 साल बाद हो रहा है और हम अपना दाना पानी अनाज लेके तैयार है। आतंकवाद के खिलाफ है लेकिन पाकिस्तान को लेके चुप है। लेकिन जाहिर है अदिति, लेकिन इस बार तस्वीर और तकदीर जो है ना भारत की, वो दोनों ही बदलने वाली है और शायद यही वजह है कि इस समय लगातार मीटिंग्स हो रही है अदिति। और इसलिए हमने कहा कि ये जो मानचित्र हम देखते हैं, जिस पर हम POK का एरिया देखते हैं, शायद वो कुछ ही वक्त है जो हिडन रहने वाला है, क्योंकि लगातार सरकार जो है कोशिशें कर रही है और तैयारी इस समय पूरी हो गई है अदिति। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस बार जो ये हथौड़ा पड़े वो पूरी तरीके से पड़े, क्योंकि भारत ना इस मूड में है और ना वो चाहता है कि दोबारा ऐसा कोई आतंकवादी हमला हो, दोबारा ये सब हो। तो इन वन शॉट पाकिस्तान को भी और आतंकवाद के ISI आका को भी, दोनों को खत्म करने की वन शॉट में जरूरत है और शायद उसी की तैयारी सरकार कर रही है। बिल्कुल, और इसलिए ये जो वार होने वाला है ये होगा आखिरी वार और ये होगा भारत की तरफ